ये इस तरह की छोटी बातें जो है मीडिया पेश करता है, वो समझता है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हमको हम जो चाहें बोले। तो ये जो और यही वजह है कि उसके बारे में जो रवीश कुमार कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है, तो गलत नहीं कहते, सरकार की गोद में बैठ गया है। किसी भी देश के अंदर पार्लियामेंट से या सत्ताधारी पार्टी से या अपोजिशन पार्टी से उम्मीद नहीं होती है, सिविल सोसाइटी से उम्मीद होती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी, हमारी जुडिशरी को भी मानना चाहिए कि जो सरकार में बैठे हुए वो हमेशा रहने वाले नहीं है, वो आज है कल नहीं रहेंगे। उमर खालिद ने इनकलाब जिंदाबाद क्यों कहा? उमर खालिद ने सरकार की आलोचना क्यों करी? और अगर आप सरकार विरोधी हुए और कहीं धोखे से आपका नाम मुसलमान हुआ तो आपको ये कहा जाता है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, कि आप जो है वो अपराधी मान लिए गए। अदालतों का काम इंसाफ करना था, लेकिन अब इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। तो पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि वो मुजरिम है। यूएपीए अगर आपने लगा दिया तो यूएपीए में जो आदमी को आपने पकड़ा है मुलजिम, उसको साबित करना है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो ये 1.5 साल तक के, अभी तो असल केस शुरू ही नहीं हुआ है, 1.5 साल तक के उमर के केस में बेल पर ट्रायल हुआ लोअर कोर्ट में, 1.5 साल। और 1.5 साल के बाद एक लाइन का जजमेंट दिया है अदालत ने कि प्राइमा फेसा केस है, खत्म। उसके बाद हाई कोर्ट में जब जाते हैं, हाई कोर्ट में 6 महीने बहस होती है, उसके बाद फैसला 4 महीने के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। 4 महीने के बाद भी एक लाइन का जजमेंट आता है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? इतनी लंबी बहस की है हमारे वकील ने, इतनी मेहनत की, एक एक चीज़ को जोड़ के बताया, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत का एक लाइन का जवाब। तो ये जो अदालत ने हमको, हमारे देश के उन लोगों को जो नई नस्ल के लोग हैं, जिन पर देश की बहुत सारी उम्मीदों का है, उनको मायूस कर रही है इस तरह के फैसले से। अब सुप्रीम कोर्ट में है, 12 जुलाई को देखिए केस शुरू होगा, अंदाज़ा नहीं कितने दिन चलेगा। सर, जिस तरीके से अदालतें फैसला दे रही हैं, चाहे कपिल मिश्रा का मामला और अनुराग ठाकुर का मामला, उनको बुलाकर पूछते हैं कि क्या आपने भड़काऊ भाषण दिया, क्या वो जो इनकार करते तो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन वही अगर उमर खालिद की बात की जाए तो उनको जेल में। क्या नहीं लगता कि अदालतों का भी 2 तरह का रवैया हो गया है? नहीं, वो तो हम कह ही रहे हैं आपसे। जिन लोगों ने कहा गोली मारो सालों को, जिन लोग, दिल्ली का हर आदमी जानता है कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो किसने किए दंगे? मरने वाले मुसलमान, जिनका पैसा करोड़ों की जायदाद ख़त्म हुई वो मुसलमान, और इल्ज़ाम भी मुसलमानों का। ये तो अजीब व गरीब बात है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह के फैसले करेंगी तो जो उम्मीद है लोगों से, आखिरी उम्मीद, वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर पार्लियामेंट से, ब्यूरोक्रेसी से और अदालत से भी अगर उम्मीद चली जाती है तो फिर वहाँ पर दूसरा माहौल पैदा होता है, फिर लॉलेसनेस पैदा होती है, फिर अनार्की पैदा होती है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि दंगा साजिश के तहत किया गया है। साजिश क्या है, ज़रा बताइए सर, आप मुझे बताइए कि दंगा करने, उमर खालिद जिस वक्त दंगा हुआ, उमर खालिद उससे पहले और उसके बाद दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो अदालत, पुलिस ये कहती है कि भाई मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 9/11 के वाक़े में जो लोग करवाए थे वो मलेशिया में बैठे हुए थे, तो इस तरह उमर खालिद का भी मामला है। तो ये जो दलील है ना, ये बेबुनियाद दलील है। तो बहरहाल अब है, सरकार कर रही है, तो उसका क्या इलाज है? सर, मीडिया ट्रायल हुआ उमर खालिद के मामले में, पूरे मामले में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर बन रहे हैं, मीडिया ट्रायल हुआ और उन्हें इस तरह से दिखा दिया गया कि ये लोग तो, इनका तो जेल से बाहर रहना ही समाज के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। तो देखिए, असल में जितना काम अदालतें कर रही है उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है गोदी मीडिया कर रहा है। वही इससे पहले कि अदालत में ट्रायल शुरू हो, गोदी मीडिया में ट्रायल शुरू हो जाता है। गोदी मीडिया में ट्रायल होकर जुर्म भी साबित कर दिया जाता है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग, आप मुझे बताइए, जो उमर खालिद को टुकड़े टुकड़े गैंग का मास्टरमाइंड बताया गया था, आज तक वो केस सुनवाई नहीं हो रही है। यानी 5 साल हो गए उस केस में, कोई सुनवाई नहीं है। मालूम है इनको कि उस केस में कोई दम नहीं है। तो ये जो तरीक़ा है ना कि जो चाहे बोल दीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। उमर खालिद के केस में जब वो केस चल रहा था JNU वाला, उस केस में हमारा एक चैनल ये कह रहा था कि उमर खालिद कई बार पाकिस्तान गया है, कई बार कश्मीर गया है, कई बार बाहर गया है, इतने कॉल किए हैं उसने। मैंने उससे ये पूछा कि बताइए, जिस आदमी के पास पासपोर्ट ना हो वो भी बाहर जा सकता है? तो उसको मालूम हुआ, पहली बार मालूम हुआ कि पासपोर्ट ही नहीं उमर खालिद। तो ये इस तरह की छोटी बातें जो है मीडिया पेश करता है, वो समझता है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हमको हम जो चाहें बोले। तो ये जो और यही वजह है कि उसके बारे में जो रवीश कुमार कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है, तो गलत नहीं कहते, सरकार की गोद में बैठ गया है। तो ये प्रोसीजर पनिशमेंट जो यहाँ पे इसका
भारतीय न्याय व्यवस्था जो है उसी का पालन कर रही है। प्रोसेस इज पनिशमेंट, ये तो है ही। इसके अंदर देखिए ना, ये पूरा प्रोसेस आप सोचिए कि 1.5 साल लोअर कोर्ट में, जबकि अदालत ये कहती है कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। उल्टा हो गया, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, जेल इज़ ए रूल, बेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये जो सूरत पैदा हो रही है, ये सूरत को तब्दील होना चाहिए। नहीं तो लोग, अगर नई नस्ल का एतमाद जुडिशरी पर भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़ और सर, अनुराग ठाकुर के मामले में कोर्ट ने कहा था कि अगर हेट स्पीच चुनाव के दौरान हंसते हुए दी गई हो, मिसाल के तौर पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि गोली मारो सालों को, कह दिया और फिर मुस्कुरा दिया, तो वो कोई अपराध नहीं। हाँ, तो ये क्या है सर, ये क्या हो रहा है इस देश में? आप मुझे बताइए ना, नरसिंहानंद ने इतनी हेट स्पीच दी, जेनोसाइड की बात की मुसलमानों के, उसको क्या हुआ? 1 महीना जेल में रहे, बाद आ गए। और जिन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई हेट स्पीच उनके खाते में नहीं पड़ सकती, उमर खालिद के खाते में, वो 1000 साल से जेल के अंदर बंद है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना हमारी जुडिशरी का। अब AI से जो सत्ताधारी दल के समर्थक हैं और जो राइट विंगर हैं जिनको कहते हैं, उन्होंने AI से उमर खालिद की फोटो निकाली हंसते हुए फोटो, और कह रहे हैं कि वो तो जेल में कुछ है तो वहीं रहने दिया जाए या इसको यहाँ से काला पानी दे दिया जाए। ये जब नैरेटिव सेट होने लगे समाज में, जब न्याय मरने लगे समाज में, न्याय की भावना मरने लगे समाज में, क्या उस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? मगर लोकतंत्र की चिंता किसको है, बताइए ना। जो लोग जो है सब पार्लियामेंट में बैठकर वॉइस वोट से फैसले करते हों, जो 3 ये हमारे किसानों से मुताल्लिक़ जो 3 बिल मंजूर हुए थे, या CA का कानून मंजूर हुआ था, या आर्टिकल 371 का एब्रोगेशन हुआ था, 370 का, वो कैसा हुआ था? आपके यानी मेजॉरिटी के बलबूते पे आपने फैसला कर लिया। किसी भी देश के अंदर पार्लियामेंट से या सत्ताधारी पार्टी से या अपोजिशन पार्टी से उम्मीद नहीं होती है, सिविल सोसाइटी से उम्मीद होती है। हमारे देश की सिविल सोसाइटी जागरूक है और हमें उम्मीद है कि यही सिविल सोसाइटी हमारे देश के अंदर रेवोल्यूशन लाएगी। कभी कभी लगता है कि कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, कभी जब उमर खालिद जैसे मामले देखते हैं उनमें लगता है कि कोर्ट पे। देखिए, कोर्ट के कई मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट अभी खामोश बैठा हुआ है। 370 पे खामोश बैठा हुआ है, CAA पे खामोश बैठा हुआ है, NRC पे खामोश बैठा हुआ है, और कई फैसले हैं जिस पे खामोश बैठा है। बिल्किस पे खामोश बैठा हुआ है। जिन लोगों को छोड़ दिया गया वहाँ पे, जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे गुजरात में, उस पर खामोश बैठा हुआ है। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है इंडियन जुडिशरी पर। सर, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आपके बेटे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, आप एक वालिद साहब है, पिताजी है, आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? नहीं, बुरा तो देखिए, हुकूमत के कहने से बुरा नहीं लगता है। हमें तो बुरा लगता है उस वक्त में जब ये धारणा बन जाती है समाज की। समाज ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। समाज ये जानने की कोशिश करता है कि उमर खालिद का पिछला रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद कितनी बार जंतर मंतर पर लोगों की समस्याओं को लेकर गए। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद ने PhD किस मौजू पे की, किस सब्जेक्ट पे की। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद ने भीमा कोरेगांव में अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए उनके लिए कितनी बार आवाज़ उठाई, रोहित वेमुला के ऊपर कितनी बार आवाज़ उठाई, कितनी बार ट्राइबल्स के मसले पर आवाज़ उठाई। ये देखने की कोशिश नहीं करता है। बाकी तो आप देखिए मीडिया को, वो तो बाल की खाल निकाल लेता है, लेकिन इस मामले में नहीं, जो कह दिया गया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो पत्थर की लकीर है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत को बदलना चाहिए। हमारे मीडिया को भी, हमारी पुलिस को भी, हमारे प्रशासन को भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी, हमारी जुडिशरी को भी मानना चाहिए कि जो सरकार में बैठे हुए वो हमेशा रहने वाले नहीं है। वो आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर जिन पर भरोसा है देश की डेमोक्रेसी का, जिन पर भरोसा है लोकतंत्र का, अगर वो भी पत्ते हवा देने लगेंगे तो फिर हम किस देश की और किस बात की कल्पना करेंगे। सर, इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं, आगे की रणनीति अब क्या होगी आपकी? नहीं, देखिए, आगे की रणनीति मैंने अभी बताया कि 14 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं इंडिया आइडल सेंटर में। वहाँ भी यही सब सवालों को उठाएंगे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर रास्ता यही होता है। लोकतंत्र के अंदर आपको आवाज़ उठाने का, बात करने का, पब्लिक ओपिनियन को बदलने का रास्ता होता है। हम वो काम करते हैं। देवांगना कलीटा को, और ये पूरे प्रोसेस पे सवाल उठाता है उस जज के ऑर्डर के खिलाफ
दिल्ली की पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाती है, 1 साल के बाद वही जज ये कहता है कि इनकलाब के नारे क्यों लगाए उमर खालिद ने, उमर खालिद ने इनकलाब जिंदाबाद क्यों कहा, उमर खालिद ने सरकार की आलोचना क्यों करी, और उसके बाद वो 1 मिनट के बाद ये कह देते हैं कि हमने बेल डिनाई कर दी। बहरहाल अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हालिया के दिनों में जिस तरह से सिद्दीक अप्पन को बेल मिली है, दूसरे साथियों को बेल मिली है, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उमर खालिद को बेल मिलेगी, और साथ में ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि खालिद सैफी, मिरान हैदर, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा, इन सब के मुकदमों के ज़मानत की सुनवाई हाई कोर्ट में हो चुकी है और ऑर्डर रिज़र्व है। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर आएगा और सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अदालतों के प्रति एक नाराज़गी यहाँ ज़रूर नज़र आई आपके इस प्रोग्राम में कि लंबे समय तक जेल में रखने की एक कोशिश हो रही है और उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही है, ज़मानत नहीं मिल रही। देखिए, एक बार जो बिल्कुल क्लियर है कि जो ये लोग पकड़े जाते हैं और अगर आप सरकार विरोधी हुए और कहीं धोखे से आपका नाम मुसलमान हुआ तो आपको ये कहा जाता है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, कि आप जो है वो अपराधी मान लिए गए हैं जब तक आप जो है जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। सेम पास्को एक्ट लगा हुआ है जो उससे ज़्यादा हीनियस क्राइम है ब्रजभूषण शरण सिंह पे, जिस पे आखिरकार में ये कहा जा रहा है कि अब उस पर पास्को हटा लिया गया, लेकिन उसको एक बार भी नहीं बुलाया गया। आपने सब ने देखा होगा कि दिल्ली दंगे किस तरह फैले और किस तरह कपिल मिश्रा ने रोल प्ले किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने कपिल मिश्रा को बुलाया और उनसे पूछा क्या आपने कोई भड़काऊ स्पीच दी है, तो कपिल मिश्रा ने कहा नहीं, हमने कोई स्पीच नहीं दी, हमने उनको वापस भेज दिया। तो चाहे वो पुलिस का रोल हो, चाहे वो अदालतों का रोल हो, अदालतों का काम इंसाफ करना था, लेकिन अब इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, लोगों को परेशान उन्हीं अदालतों से किया जा रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।